हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग नया सब्जेक्ट रैनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत ही खुशमय होगा, बहुत ही सही होगा। जो भी आपका गोल होगा वो अचीव होगा। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंक्रीट क्या होता है जानते हैं ना हम लोग। कंक्रीट जो होता है दो प्रकार से हो सकता है, पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये दोनों क्या होता है देखते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि ये जो कंक्रीट जो सब्जेक्ट है वो एक आईएएस कोड जो कि है 456 से 2000, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेगी। मतलब कंक्रीट में बहुत सारे डाटा जो हैं आपको आईएएस कोड 456 2000 से याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या याद रखना है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब पीसीसी, उसमें क्या होता है कि हम लोग रॉड का यूज नहीं करते। जो छड़ होता है जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं, जो स्टील बार होते हैं, वो हम लोग यूज नहीं करते। केवल कंक्रीट से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है प्लेन कंक्रीट से, उसको हम लोग पीसीसी बोलते हैं। जबकि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, आपका कंक्रीट के साथ साथ हम लोग छड़ भी डालते हैं। ठीक है, कंक्रीट जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, वाटर होते हैं, एडमिक्सचर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज पूरा चलेगा। पूरा क्लास वही इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, कंक्रीट में आपका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले होंगे तो क्या बनेगा, वो कंक्रीट बनेगा। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट के रूप में जनरली हम लोग सैंड का यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट में किसका यूज करते हैं, ग्रेनाइट का, वो देखेंगे आगे। और वाटर का यूज करेंगे। और प्लस क्या हो जाएगा, एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होता है इसको भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सीमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ सीमेंट आपको दिया गया है। अच्छा, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि आज का जितना भी इंट्रोडक्शन, आज का जो क्लास चलेगा, जो पहले से बिल्डिंग मटेरियल जो पढ़ चुका होगा उसको बहुत ही आसान लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर देखने से पहले आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ के आ जाइए। ठीक है, तो आपको आसानी, कम से कम बिल्डिंग मटेरियल का जो कंक्रीट वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसको पढ़ के आ जाना। ठीक है, तो ये जो भी लेक्चर होगा उसका लिंक, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब लेक्चर का लिंक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम लोग पढ़े थे ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोजलाना सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट एंड उसके अलावा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओपीसी का यूज हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। ये भी बताया था कि हम लोग जनरली जब शॉप में जाके सीमेंट मांगेंगे तो वो कौन सा देगा, वो ओपीसी ही देता है। ठीक है, लो हीट सीमेंट जो होता है वो मेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है या फिर मास कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बताया था मैं, मास कंक्रीट जहाँ पर यूज होगा मतलब डैम वगैरह हो गया। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को कंक्रीट का यूज ज्यादा करना है वो मास कंक्रीट वर्क के अंतर्गत में आता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्विक रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क कहाँ पर यूज होता है, बीम में, कॉलम में, स्लैब में। तो जहां भी फॉर्म वर्क को अपने को जल्दी रिमूव करना है तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। पोजलाना सीमेंट क्या होता है, तो पोजलाना सीमेंट क्या होता है वो तो बता चुका हूँ। यहाँ पर केमिकल रेजिस्टेंस के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल के अगेंस्ट अपने को रेजिस्टेंस अच्छा चाहिए तो पोजलाना सीमेंट का यूज कर सकते हो। हाई स्ट्रेंथ सीमेंट नाम से ही क्लियर है, तो ऐसे जगह में यूज करेंगे जहां पर हाई एब्यूटमेंट्स वगैरह बनाना होगा। प्री कंक्रीट वर्क, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क क्या होता है, तो आरसीसी का लेक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क नाम से क्लियर है, पहले से स्ट्रेस दे देना। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क दो प्रकार का होता है, प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन। तो प्री स्ट्रेस के अंतर्गत में वो दोनों आता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क में हाई स्ट्रेंथ सीमेंट का ही यूज करेंगे। उसके अलावा हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ सीमेंट आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सीमेंट की ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो सीमेंट का पहले हम लोग क्या करते थे, क्यूब तैयार करते थे। उस क्यूब का साइज कितना होता था, 17.7 mm, 70.7 mm का क्यूब रेडी करते हैं। यहाँ पर याद रखना कि हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्यूब का साइज बता रहे हैं। किसके लिए, सीमेंट का। सीमेंट का क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं ना इसको। मैं बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों जगह मतलब कभी कंप्रेसिव कभी क्रशिंग का यूज कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस होता है वो मैं बताया था, कंसेप्ट क्लियर किया था आपको बिल्डिंग मटेरियल क्लास में। अभी बस इतना याद रख लो, क्यूब का साइज कितना होता है, 17.7 mm का होता है। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल में शायद इसको 15 mm बता दिया था, 50, तो वहां पर मैं करेक्ट भी कराया था। ठीक है, तो 70.7 mm का क्यूब का साइज यूज करेंगे।
किसके लिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। किसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, ठीक है। जबकि सरफेस एरिया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्योरिंग करेंगे, क्योर्ड करेंगे और उसके बाद उसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रेड ऑफ सॉरी अच्छा ये ग्रेड ऑफ सीमेंट है ना, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, उसमें क्यूब का साइज बदल जाएगा, उसको आगे देखेंगे। टेम्परेचर जो हम लोग रखते हैं वो 27 ±2 डिग्री सेल्सियस का रखेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर लगभग। और उसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यूरिंग के लिए 100% होना चाहिए, ठीक है। क्यूरिंग भी कई प्रकार का होता था, वो भी बता चुका हूँ। और ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या होता है उसको देखेंगे। मतलब ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये आपको 3 ग्रेड दे दिया गया है, ये एक्चुअली में ओपीसी का ग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं हो, ओपीसी का ग्रेड है, याद रखना। 33, 43 एंड 53 ग्रेड का ओपीसी होता है, 3 ग्रेड होते हैं उसके, जिसमें से 43 ग्रेड का जो सीमेंट होता है ना ओपीसी का, इसका यूज हम लोग जनरल पर्पस, जनरल कंस्ट्रक्शन, घर वर बनाने में इसी का ही यूज करते हैं। लेकिन जो 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है ना, वो हाई स्ट्रेंथ देता है अपने को, ठीक है। इसके कारण इसमें मोर श्रिंकेज और अर्ली स्ट्रेंथ भी प्रॉपर्टी होती है। मोर श्रिंकेज मतलब ये जल्दी से क्विक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सरल भाषा में जल्दी से सूखेगा तो इसमें श्रिंकेज भी डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। श्रिंकेज भी आने की चांसेस होती है, मोर श्रिंकेज ये देता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हाई स्ट्रेंथ ये देता है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? हाई एब्यूटमेंट्स में, ब्रिज वगैरह में और स्लीपर कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, 53 ग्रेड का। इसके बाद फिर देखते हैं एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं। आज हम लोग जो भी कंक्रीट में यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है वो सबको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सबसे पहले सीमेंट देख लिए थोड़ा बहुत, अब एग्रीगेट देख रहे हैं। तो एग्रीगेट आपका कोर्स एग्रीगेट देख रहे हैं। कोर्स एग्रीगेट के रूप में जनरली किसका यूज करते हैं? तो ब्लास्टेड ग्रेनाइट चिप का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेनाइट जो होता है वो एक्चुअली में कौन सा रॉक होता है? इग्नियस रॉक होता है, मतलब उस रॉक का ही टुकड़ा है, ठीक है। ब्लास्टेड ग्रेनाइट चिप जो कि हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको कोर्स एग्रीगेट के रूप में जनरली इसी का यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एचबीजी भी बोल सकते हैं, हार्ड ब्लास्टेड ग्रेनाइट, ठीक है। और नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आपको 20 mm पता होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि आरसीसी के लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट है वो कितना यूज करते हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट जो होता है 20 mm होता है, ठीक है। should not be greater than the 1/4 of the minimum thickness of the member। उसके बाद आपको कंडीशन बताया गया है आगे के 3-4 लाइनों में कि एग्रीगेट का जो साइज होता है वो कितना होना चाहिए। तो पहला पॉइंट में यही बोला गया है कि कितने से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। मेंबर समझ गए, मेंबर में कुछ भी बीम हो सकता है, तो उस बीम का जितना भी थिकनेस है तो उस थिकनेस का 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का साइज। आगे समझ में। और उसके बाद 2 कंडीशन और दिया गया है, जब हेवी आरसीसी मेंबर होगा, हेवी आरसीसी मेंबर मतलब जब बड़े बड़े आरसीसी कंस्ट्रक्शन होंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उस केस में जो भी मिनिमम क्लियर डिस्टेंस होगा किसके बीच का? मेन रेनफोर्समेंट बार का। जो मेन बार होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल बार, जो मेन बार मतलब क्षण, ठीक है। 2 प्रकार के क्षण होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होगा वो मेन बार होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस समझ लो कि मेन बार जो होगा उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग उसकी स्पेसिंग बोलेंगे। तो उसकी जो भी क्लियर स्पेसिंग है या फिर क्लियर डिस्टेंस है उससे 5 mm लेस होना चाहिए, ठीक है। या फिर किससे 5 mm लेस होना चाहिए? जो भी मिनिमम कवर यूज कर रहे हैं, जैसे कि बीम है, बीम का कवर हम लोग जनरली 15 से 20 mm रखते हैं। तो कवर क्या होता है कि जो भी बीम या फिर कॉलम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें छड़ अंदर में रहता है, उस छड़ को चारों तरफ से ढक लेगा कौन? कंक्रीट। तो जो भी एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलना चाहिए, कंक्रीट प्रोवाइड किए छड़ के बाद, वही उसका कवर है। कवर भी 2 प्रकार का होता है, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर, वो भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस समझ लो, कवर आ गया ना समझ में। तो वो जो भी मिनिमम कवर होगा उससे भी मैं क्या करूंगा? 5 mm उसको माइनस करूंगा, ठीक है। तो पहला क्या था, जो आपका मेन बार था उसके बीच के स्पेसिंग में मैं 5 mm माइनस किया, और दूसरा कंडीशन क्या है, जो भी कवर है उस कवर में मैं 5 mm माइनस किया। तो फिर जो आएगा उन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसी को मैं क्या लूंगा? कोर्स एग्रीगेट का साइज लूंगा। आ रहा है समझ में? ये कब के कंडीशन में है? जब हेवी आरसीसी मेंबर होगा, ठीक है। ये अभी तक उतना तो पूछा नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइन एग्रीगेट क्या होता है। फाइन एग्रीगेट के रूप में जनरली हम लोग मीडियम सेंड का यूज करते हैं,
कहाँ का, जोन 2 का, किसके अकॉर्डिंग, IS 456 के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, पूछ सकता है फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग कौन से सेंड का यूज करते हैं, तो जोन 2 सेंड का यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी नहीं जानना है, बस जोन 2 सेंड का यूज करते हैं, जो कि आपका मीडियम सेंड होता है। सेंड भी कई प्रकार का होता है, फाइन, मीडियम, कोर्स, है ना, सॉइल में पढ़े होंगे, तो ये मीडियम सेंड होता है, जोन 2 सेंड होता है। जोन 2 याद रखना है इसको 456 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब अब क्षण के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर से रेनफोर्समेंट, आपका 4 प्रकार का रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा। वैसे तो इसको स्टील में मेरे को बताना था, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील जो होता है वो लो टेंसाइल स्टील बोल सकते हैं इसको। इसका ये Fe 250 ग्रेड होता है, और इसका जो होता है आपका 415 और 250 के बीच में होता है मीडियम टेंसाइल स्टील का। दोनों ही स्टील जो होते हैं वो IS 432 में दिए गए हैं। तो इस IS कोड को याद रख लेना, पहला वाला कम से कम माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील किसके अंतर्गत में आता है, तो IS 432 के अंतर्गत में आता है। इसके अलावा और कौन कौन से स्टील होते हैं जिसका हम लोग रेनफोर्समेंट में यूज कर सकते हैं, इस स्टील के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार। हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार को ही ना हम लोग TMT बोलते हैं। TMT मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ठीक है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार जो होता है ये आपका IS कोड 1139 में आएगा, जबकि कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार जिसको हम लोग CTD बोल सकते हैं, ये आपका 1786 में आएगा, और हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक जो आएगा 1566 में आएगा। ठीक है, आपको 432 याद रखना है। उसके अलावा अगर याद रख सकते हो तो ये तीनों को भी याद रख लेना। हॉट रोल डिफॉर्म्ड बार 1139 के अंतर्गत में, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार किसके अंतर्गत में आएगा, तो 1786 के अंतर्गत में, जबकि 1566 के अंतर्गत में आपका हॉट रॉन स्टील वायर फैब्रिक आएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसको आगे बताऊंगा। एडमिक्सचर्स देख लेते हैं हम लोग। एडमिक्सचर्स मतलब, अब देखो कोर्स एग्रीगेट भी डल गया, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट तो डल ही गया है, और वाटर भी डल गया है। वाटर के बारे में हमें बस इतना ही जानना है कि वाटर जो होना चाहिए कंक्रीट में, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं वो साफ पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्रीट में तो मिलाना है तो अपन कुछ भी पानी यूज कर ले, नहीं, वो भी आपका साफ पानी मतलब पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, जिसका pH 6 से कम ना हो। ये पानी के बारे में बस इतना ही याद रखना कि कंक्रीट में कौन सा पानी यूज करना चाहिए, जिसका pH वैल्यू 6 या फिर 6 से ज्यादा हो, 6 से कम ना हो। ठीक है, इतना याद रखना। और अभी हम लोग एडमिक्सचर देख रहे हैं। एडमिक्सचर हम लोग तब मिलाते हैं जब जरूरत पड़े। जैसे कि हमको कहीं पर जरूरत है कि ऐसे कंक्रीट का जरूरत है जो जल्दी ना सूखे, मतलब समर में हम लोग कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं बहुत तेज धूप में, तो होगा क्या, कंक्रीट जैसे ही आप मोटार बनाओगे, कंक्रीट का मसाला बनाओगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर में वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि वो तब तक ना सूखे जब तक वो प्लेस ना हो जाए। तो हम लोग एक एडमिक्सचर मिलाएंगे, ऐसा एडमिक्सचर जिसका काम क्या होगा, सिर्फ कंक्रीट को सूखने से रोकना, जिसको हम लोग रिटार्डर बोलते हैं। तो वही चीज दिया गया है कि एडमिक्सचर जो हम लोग मिलाते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होता है, जिसका यूज हम लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाइड करने के लिए यूज करते हैं, किसका, कंक्रीट के। सच एज वर्केबिलिटी हो गया, सेटिंग हो गया, ठीक है, ये सबको मॉडिफाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं एडमिक्सचर का, विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग एडमिक्सचर मिला रहे हैं उसके कारण हमारे कंक्रीट की या फिर सीमेंट की स्ट्रेंथ मॉडिफाइड ना हो या फिर चेंज ना हो, जो भी है वो रहे उसका स्ट्रेंथ, ठीक है, अफेक्ट ना हो। तो कुछ एडमिक्सचर के एग्जांपल है, रिटार्डर हो गया, एक्सीलरेटर हो गया। रिटार्डर मतलब क्या होता है, अभी जो मैं बताया ना, मतलब वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। कंक्रीट का जो भी सेटिंग टाइम होगा, मान लेते हैं सरल भाषा में कंक्रीट 10 मिनट में सूखेगा, ठीक है, उसका सेटिंग टाइम 10 मिनट का है, 10 मिनट में वो सूख जाएगा। तो हम लोग रिटार्डर मिलाएंगे तो हो सकता है उसका सेटिंग टाइम 10 मिनट से बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 20 मिनट बढ़ जाए। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, सेटिंग टाइम मतलब इंक्रीज हो गया, तो वही काम होता है। तो डिले करता है ये सेटिंग टाइम को रिटार्डर, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका जिप्सम है। ठीक है, और इसके बारे में, रिटार्डर के बारे में बिल्डिंग मटेरियल में और अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। एक्सीलरेटर जो होता है, एक्सीलरेटर के रूप में कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ये जस्ट वाइस वर्सा होता है रिटार्डर का। रिटार्डर का काम क्या होता है, सूखने से रोकना, तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, सूखना। ठीक है, मतलब सुखा देना, ठीक है, मतलब रिजिड कर देना। तो ये जो होता है सेटिंग टाइम को कम कर देता है। रिटार्डर बढ़ाता था, ये सेटिंग टाइम को कम कर देता है। इसका यूज जनरली विंटर रीजन में करेंगे, कोल्ड रीजन में करेंगे, मतलब तो जहां पर आपका धूप नहीं है, जहां पर आपका कंक्रीट को
क्या होने में, सेट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वहाँ पर हम लोग एक्सेलरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो मेरे को जितना ज़रूरत होगा उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में ही डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टिसाइजर क्या होता है? तो प्लास्टिसाइजर भी एक एडमिक्सर है जो कि आपका एयर एंट्रेनिंग का काम करता है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। और एयर एंट्रेनिंग एजेंट जनरली क्या करता था? इम्प्रूव कर देता था वर्केबिलिटी को। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी से कंक्रीट में क्या इफेक्ट होता है ये पता होगा आपको। वर्केबिलिटी ज़्यादा तो स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है कंक्रीट का। ठीक है, लेकिन वर्केबिलिटी भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाटर के बारे में। जैसे मैं डिस्कस किया था पहले कि आपका पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए। परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड, अच्छा वाटर में कुछ सॉलिड्स जो होंगे उसके परमिसिबल लिमिट भी आपको दिए गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि ऑर्गेनिक के लिए 200 ppm परमिसिबल लिमिट होता है सॉलिड का। पानी में जो प्रेजेंट सॉलिड होते हैं ना उसका लिमिट बताया है। इनऑर्गेनिक जो होता है 3000 ppm। और सल्फेट्स जो होता है आपका 400 ppm, है ना। और सस्पेंडेड मैटर जो होते हैं 2000 ppm। ओके, और क्लोराइड जो है आपका ये भी 2000 ppm। तो सल्फेट्स मैटर एंड क्लोराइड 2000 ppm। फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो 200 ppm होगा। इनऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो कितना होगा? 3000 ppm। याद करते जाओ, 200 ppm, फिर 3000 ppm इनऑर्गेनिक मैटर होगा। सल्फेट्स कितना होगा? 400 ppm होगा। उसके अलावा सल्फेट में सस्पेंडेड मैटर और क्लोराइड दोनों ही 2000 ppm होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंक्रीट के बारे में। आप देखते हैं कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं। ठीक है, मोल्ड रहता है आपका क्यूबिकल शेप का, तो उसको क्यूब भी बोल देते हैं। तो अब क्या करते हैं, उस मोल्ड में हम लोग रखेंगे, कम से कम 3 सैंपल लेंगे और मोल्ड को 24 घंटे के लिए सुखाएंगे और उसके बाद सूखने के बाद उसको क्योर करेंगे। ये सब जो प्रोसेस है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल में। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए जो भी मोल्ड होता है या फिर क्यूब जो बनाते हैं उसका साइज जो होता है 15 सेंटीमीटर या फिर 150 का क्यूब होता है। और 28 डे में वो जो भी क्यूब होता है 28 डे में जितना स्ट्रेंथ गेन करता है उसी को उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो 28 डे में आपका कंक्रीट या फिर कंक्रीट का जो भी क्यूब तैयार किया हो वो जितना भी स्ट्रेंथ गेन करेगा वही उसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा। और न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब क्या समझते हो कि हम लोग, होता क्या है कि 3 दिन, 7 दिन और 28 डे। ठीक है, 3 दिन के लिए कम से कम हम लोग 3 सैंपल लेंगे, मतलब हर दिन के लिए 3-3 सैंपल हम लोग कम से कम ले लेते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जितना भी हम लोग सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी दिन के लिए, तो वो जितना भी सैंपल है ना उस सैंपल का 5% से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग 100 सैंपल लिए, बस जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं हम लोग 100 सैंपल लिए। तो इस 100 सैंपल में से 95 सैंपल पास होना चाहिए, जरूरी है। 5% सैंपल भले फेल हो जाए, मतलब कि 5 जो सैंपल है वो फेल हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा परमिसिबल नहीं है। अगर 5 सैंपल से 100 में से 5 सैंपल यानी कि 5% सैंपल ज्यादा अगर फेल हो रहा है तो आप उस कंक्रीट को यूज नहीं कर सकते, या फिर उस कंक्रीट में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, इंग्रेडिएंट उसके परफेक्ट नहीं है या फिर कुछ भी है। तो इसीलिए ये लाइन आपको बताया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल या फिर फेल। ठीक है, तो 5% टेस्ट रिजल्ट से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है। इंडिविजुअल वेरिएशन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स इन सैंपल शुड नॉट एक्सीड 15%। जैसे कि यहाँ पर मैं बोला ना कि 3 दिन, 7 दिन या फिर 28 दिन के लिए, हर दिन के लिए कम से कम 3 सैंपल लेते हैं, उससे ज्यादा कितना भी सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग जितना भी सैंपल लिए 28 दिन के लिए मान लेते हैं कि 3 सैंपल लिए। ठीक है, अब ये 3 सैंपल में से हर एक सैंपल का स्ट्रेंथ जो आएगा, ठीक है, वो एक दूसरे से 15% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का स्ट्रेंथ 40 है तो एक का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका एकदम से 25 आ रहा है, ठीक है, या फिर एक का स्ट्रेंथ 60 आ गया तो 15% ज्यादा वेरी कर जा रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक का 40 आ रहा है तो उसके आसपास 41 होना चाहिए, या फिर आपका ये जो है आपका 39 हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ही वेरी हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है, और एक्सेप्टेबल कहाँ तक रहता है, 15% तक एक्सेप्टेबल होता है, प्लस माइनस 15% तक। तो हर एक पॉइंट को मैं इतना बारीक से बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इतना बारीक से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। खैर, तो इंडिविजुअल वेरिएशन इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर हम लोग जितना भी सैंपल लेंगे तो शुड नॉट एक्सीड क्या होगा आपका 15% होगा प्लस माइनस में। आगे बढ़े, उसके बाद देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे कि M5 M10 ये सब तो सुना ही होंगे। तो इसमें जो M है वो मिक्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 10 है या फिर जो भी लिखा रहता है M के बाद जो भी ग्रेड लिखा रहता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऊपर मैं डिस्कस किया हूँ कि 28 डे में जितना स्ट्रेंथ गेन करता है हमारा कंक्रीट उसी को उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं करके, ठीक है। तो इसमें जो ये 5 है ये 10 है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और M जो है मिक्स प्रोपोर्शन है। तो ये जो मिक्स प्रोपोर्शन है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। नॉमिनल मिक्स हो सकता है, डिजाइन मिक्स हो सकता है। नॉमिनल मिक्स जनरली M5 से लेके M20 तक होता है। M25 को मत लिखना, ठीक है, M25 आपका इधर आ जाता है, डिजाइन मिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो M25 से जो भी ऊपर होगा वो डिजाइन मिक्स में आएगा, और M5 से लेके M20 तक नॉमिनल मिक्स में आता है। ये दोनों में अंतर क्या होता है, नॉमिनल मिक्स वो मिक्स प्रोपोर्शन होता है जो कि आपको सीधा IS कोड में दिया गया है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो डायरेक्ट IS कोड बोला है उसको आपको मानना पड़ेगा कि M15 जो होता है 1 to 4 का इसमें प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और वैसे ही करिए, इसको मैं एक्चुअली में याद ऐसे रखा हूँ कि M15 1 to 4 होता है, वो सबको याद रहता है, मेरे को भी याद रहता है। और जैसे ही आप लोग ऊपर की ओर जाते जाओगे उसमें क्या करते हैं 2 के बाद 3 4 5, या फिर कम तो ज्यादा वाला कंसेप्ट है, 15 के बाद 10 हुआ ना ग्रेड, और उसके बाद 7.5 5 हुआ तो कम, तो इधर आपका ज्यादा बढ़ाना है। 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब ये प्रोपोर्शन आप समझ रहे हो ना। पहला वाला जो प्रोपोर्शन रहता है वो सीमेंट का, उसके बाद वाला फाइन एग्रीगेट का रहता है, और लास्ट वाला जो रहता है तीसरा वो कोर्स एग्रीगेट का रहता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्री मतलब कोर्स एग्रीगेट जो होता है फाइन एग्रीगेट का जस्ट डबल होता है। तो आपका 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6, 4 का 8 हो जाएगा, और 5 का 10 हो जाएगा। और नीचे में क्या करना है, बढ़ेगा तो इधर जो फाइन एग्रीगेट है वो कम होते जाएगा, मतलब ज्यादा तो कम। तो 2 से उसके बाद क्या हो जाता है आपका 1.5 हो जाता है, और 1.5 का डबल क्या हो जाएगा 3, ऐसे याद रख सकते हो। 1 to 4 आप M15 को याद रखना, उसके बाद ऊपर क्या होते जाओगे, कम होते जाएगा, मतलब M50 के बाद M10 M7.5 M5, तो आप इधर वैल्यू बढ़ाते जाना 2 3 4 5 करके फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का जस्ट डबल कर देना, और नीचे में कम कर देना, ठीक है ना। 2 के बाद क्या हो जाएगा 1.5 M20 के लिए हो जाएगा। जैसे याद करना है आपको याद रखना, ठीक है, मैं ऐसे याद रखा हूँ तो बता दिया, सबका अलग अलग तरीका होता है। और जबकि डिजाइन मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर को जितना स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग खुद से डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ओके। तो M25 से लेके ये आपका M80 या फिर M100 जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर कंक्रीट के ग्रेड को और मतलब कैरेक्टराइज किया गया है। M5 to M7.5 को आप लीन कंक्रीट बोलेंगे, लीन कंक्रीट या फिर पुअर स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बोल सकते हैं। M5 to M7.5 होता है, जबकि M10 से लेके आप जा सकते हैं M20 तक, ठीक है। M10 M15 M20 ये जो आते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत में आते हैं, जबकि स्टैंडर्ड ग्रेड के अंतर्गत में M25 से लेके M55 तक आप जा सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट के अंतर्गत में आते हैं। जबकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, तो ये M60 to M100 होता है, ठीक है ना। कभी कभी M100, कभी कभी किसी बुक में M80 तक लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि इतना तक जरूरत पड़ता ही नहीं हमको इतना स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी आपका M40 M50 तक ही या फिर M60 तक ही ज्यादा तक जाता है, ठीक है। तो M60 से लेके आप कहाँ तक बोल सकते हैं, 100 या फिर 80 तक आपका क्या हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको डायरेक्ट। फिर आगे देखते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर द वेरियस स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए हम हमारे पास कम से कम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। अभी मैं ऊपर में बताया कि लीन कंस्ट्रक्शन वर्क है, लीन कंक्रीट के लिए
आप कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, M5 to M7.5 यूज करेंगे। उसके बाद पीसीसी वर्क के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कम से कम M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, आरसीसी में कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो आरसीसी के लिए कम से कम M20, पीसीसी के लिए M15, वाटर टैंक हो गया, डोम्स हो गया, उसके अलावा फोल्डेड प्लेट्स, सेल रूफ्स, ये सब के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे, M20 का कंक्रीट यूज करेंगे कम से कम। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ चल रहा है, कोस्टल रीजन में, समुद्र के पास चल रहा है, तो वहां पर आरसीसी 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा और पीसीसी 15 से बढ़ के 20 हो जाएगा। मतलब मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे आप, M30 यूज करेंगे आरसीसी के लिए और M20 यूज करेंगे पीसीसी के लिए। ठीक है, सी एरिया। उसके बाद फिर पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क। मैं बोला था प्री स्ट्रेस कंक्रीट दो प्रकार का होता है, एक पोस्ट टेंशन और एक प्री टेंशन। तो पोस्ट टेंशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 होता है और प्री टेंशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा आपका, M40 होगा। ठीक, हो गया इतना याद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसको याद रखना है आपको। आगे देखते हैं वेरियस एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो एक्सपोजर कंडीशन जो होते हैं, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशन मतलब ऐसे क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो कि समुद्र से दूरी में स्थित है। ठीक है ना, समुद्र मतलब कोस्टल रीजन में स्थित नहीं है, जिसके कारण वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो एग्रेसिव नहीं है, नॉन एग्रेसिव इन्वायरमेंट है वहां पर। ठीक है, वहां पर जो भी प्रोटेक्शन वगैरह सेफ्टी है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, तो वहां पर उस एक्सपोजर कंडीशन को माइल्ड बोलते हैं। तो वही बोला है, कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर एंड एग्रेसिव कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट को छोड़ो, बस इतना ही याद रखना। तो अगेंस्ट क्या है, वेदर एंड एग्रेसिव कंडीशन के अगेंस्ट क्या है, सेफ्टी है वहाँ। मॉडरेट कंडीशन क्या होता है, जो कि आपका कोस्टल रीजन के पास में है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मॉडरेट के अंतर्गत वो आएगा जो एकदम पास में नहीं है कोस्टल रीजन के, लेकिन हाँ कोस्टल रीजन के थोड़ा पास होने के कारण वो कुछ ना कुछ अफेक्ट आएगा उसमें इन्वायरमेंट में, मतलब थोड़ा बहुत ही आपका एग्रेसिव इन्वायरमेंट के अंतर्गत में आएगा। और बस यहाँ पर क्या होगा कि सीवर रेन होगा या फिर फ्रीजिंग इन्वायरमेंट होगा। सीवर रेन मतलब बारिश ज्यादा और फ्रीजिंग ज्यादा, ऐसा हो सकता है। एंड ये सब जो लिखा है उसको पढ़ सकते हो एक बार। कंटिन्यूअस अंडर वाटर कंक्रीट एंड कॉन्टेक्ट बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल वाटर एंड दुनिया भर का, कुल मिला के ये थोड़ा बहुत एग्रेसिव इन्वायरमेंट के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। और सीवर क्या होगा, वो आप कोस्टल रीजन में ही स्थित है। ठीक है ना, वो आप कोस्टल रीजन में ही स्थित है, एकदम पास में स्थित है, जिसके कारण जो भी कोस्टल रीजन में जो इफेक्ट होगा वो पूरा पूरा आएगा आपके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर ये आपका एग्रेसिव इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट आ जाएगा, तो ये सीवर के अंतर्गत में आता है। तो वही चीज लिखा है, एक्सपोज्ड ऑफ दी सीवर रेन एंड अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। एक्चुअली में क्या होता है कि समुद्र के पास जो स्थित जो भी रीजन होते हैं ना, वहां पर बारिश कभी भी हो जाता है, कभी धूप कभी बारिश, ऐसा चलता है वहाँ। बारिश का कोई भी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि इतने समय, उसका कोई सीजन नहीं होता। तो इसलिए बोल रहा है अल्टरनेटिवली क्या होता है, वेटिंग एंड ड्राइंग जहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ओकेजनली फ्रीजिंग भी हो सकता है। तो ऐसे रीजन में क्या होता है आपका, सीवर कंडीशन में आता है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी एरिया होता है, पूरी तरह से सी एरिया के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं वेरी सीवियर इन्वायरमेंट। वेरी सीवियर इन्वायरमेंट के अंतर्गत में क्या होगा, कोस्टल रीजन में तो आएगा ही। ठीक है, कोस्टल रीजन में तो आएगा ही साथ वो जो होगा मोस्ट इफेक्टेड होगा कोस्टल रीजन के कारण। मतलब ये बोल सकते हो कि अब ये कोई सा भी रीजन जो कि सिर्फ एक साइड में सी नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा साइड में, दो साइड में या फिर तीन साइड में बोल सकता हूँ। जैसे कि कोई एक आइलैंड हो गया, आइलैंड में क्या हो गया, चारों तरफ सी है और बीच में आइलैंड है। तो ऐसा क्षेत्र क्या होगा, ऐसा रीजन जो होगा और ज्यादा उसके क्या होगा, इफेक्टेड होगा सी एरिया से, बस यही है। तो ये क्या होता है, वेरी सीवियर कंडीशन के अंतर्गत में आएगा। कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज्ड ऑफ सी स्प्रे। ठीक है, एक्सपोज्ड ऑफ सी वाटर स्प्रे, है ना, एंड कोरोजिव दुनिया भर का, ये सब आप पढ़ सकते हो। आप कोरोजिव इन्वायरमेंट होगा जिसके कारण सल्फेट अटैक हो गया, और कुल मिला के ऐसे रीजन में तो ये सब है। उसके बाद फिर एक्सट्रीम,
एक्सट्रीम कौन से रीजन में आएगा? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हो सकता है कोस्टल रीजन तो हो ही साथ लेकिन केमिकल अटैक भी होगा। केमिकल अटैक अब क्या किसके कारण हो सकता है? कोई फैक्ट्रीज वगैरह अगर हैं पास में, तो किसी भी प्रकार के वरियस फैक्ट्रीज के कारण जो केमिकल इफेक्ट आएगा आपके कंस्ट्रक्शन में, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव इन्वायरमेंट बना देगा। तो वही लिखा है। तो जहां पर आपके टाइडल टाइडल जोन होंगे, टाइडल जोन कहाँ पर होंगे? तो कोस्टल रीजन में ही होंगे। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, ठीक है, और जो कि एग्रेसिव केमिकल्स के कांटेक्ट में होगा। तो ऐसा रीजन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये आपको पूछेगा तो नहीं है, लेकिन ये टेबल से आपको कम से कम जो एक्सपोजर कंडीशन है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशन। अब आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बताना है कि माइल्ड में कितना ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ना, माइल्ड की कंडीशन में 20, मॉडरेट में 25, सीवियर में आपका M30 हो जाएगा, वेरी सीवियर में आपका M35 एंड एक्सट्रीम सीवियर में आपका M40 हो जाएगा। बस ये पांच पांच बड़ा है, 20, 25, 30, 35 और 40। आसान है याद करने में। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम सीवियर। आपको मिनिमम कवर भी याद रखना पड़ेगा। जो भी वरियस एक्सपोजर कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो कवर आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में, वो कम से कम 20 mm का प्रोवाइड करेंगे माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए 30 mm का प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद 45 mm प्रोवाइड करेंगे सीवियर के केस में, वेरी सीवियर के केस में 50 प्रोवाइड करेंगे, और एक्सट्रीम के केस में आप 75 mm कवर कम से कम प्रोवाइड करेंगे। और ये आपका क्या है? नॉमिनल कवर है। नॉमिनल कवर को ही हम लोग क्लियर कवर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कवर क्या होता है ये आगे बताऊंगा, चिंता मत करना। प्रोबेबिलिटी कर्व आगे का टॉपिक है आपका। प्रोबेबिलिटी कर्व सामने आपको दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी कर्व देखो, सबसे पहले आपको जानना है एफसीके, मतलब जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। एफसीके से रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? आगे मैं बताया था कि 5% टेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। 95% उसको पास होना ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो वही लिखा है, बिलो विच 5% टेस्ट रिजल्ट एंड अबो 95%। जबकि मीन स्ट्रेंथ क्या होता है? मीन स्ट्रेंथ को आप एफएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें आपका 50-50 रहता है, मतलब 50% टेस्ट रिजल्ट आपका फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसका मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अब ये आपका प्रोबेबिलिटी कर्व बनाया गया है। इस प्रोबेबिलिटी कर्व में ये जो मीन स्ट्रेंथ है वो बीचों बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 50% क्या हो जाएगा? 50% आपका पास और 50% आपका फेल हो सकता है। जबकि एफसीके आप किधर बनाए हैं? पास में बनाए हैं, जहां पर आपका 5% बस फेल हो सकता है, 95% को आपको पास होना पड़ेगा। इस कर्व से आपको ये पता चला कि एफएम की जो वैल्यू है इस कर्व में ज्यादा मिलेगी और एफसीके की वैल्यू कम मिलेगी, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1.64 सिग्मा होता है एफसीके और एफएम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और मीन स्ट्रेंथ के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आएगा? 1.64 सिग्मा का आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका वैल्यू आगे बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि अब मैं बोलूंगा जब एफएम का वैल्यू निकालोगे, तो एफएम निकालने के लिए आप एफसीके में जब 1.64 सिग्मा को जोड़ दोगे, एफसीके में जब 1.64 सिग्मा को जोड़ दोगे तो आपको एफएम नहीं मिल जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखा गया है कि एफएम मतलब मीन स्ट्रेंथ निकालना है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसमें आपको 1.64 सिग्मा जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है? 3.5, 4 और 5 होती है। किसके लिए कितना होता है? M5 एंड इसको M5 ना लिख के M10 लिखते हैं। एक मिनट। M10 एंड M15 के लिए 3.5 होती है, और M20 और M25 के लिए आपका 4 होता है, और M30 टू M50 के लिए आपका वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आगे मैं लिखा हुआ हूँ, इसको यहाँ पर देख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में M10 M15 के लिए 3.5 होगा, 20-25 के लिए 4 होगा, और 30-50 के लिए कितना होगा? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। At the time of design mix, target mean strength of the cube are kept slightly higher than the target। ठीक है, कुल मिला के जब आप लोग क्यूब बनाएंगे या फिर आपको ग्रेड डिसाइड करना है कंक्रीट का, तो उसके लिए मोल्ड में क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो क्यूबिकल स्ट्रेंथ जो भी चाहिए अपने को रिक्वायर्ड,
उसके लिए हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेंगे। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए कुल मिला के आपको डिजाइन करना है। नहीं समझ में आया क्या? एट द टाइम ऑफ डिजाइन मिक्स, ठीक है, मतलब मिक्स डिजाइन के समय में हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेंगे, बस इतना याद रखना। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब आर क्लेप्ट स्लाइटली हायर। ठीक है, इसीलिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से थोड़ा हायर रखते हैं। टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब को ही मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर लिखा है ना, टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब आर केप्ट स्लाइटली हायर। किससे हायर? एफसीके से हायर। तो टारगेट स्ट्रेंथ को ही हम लोग मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। अब ये पॉइंट भी आपको कभी कभार पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, हम लोग बोलते हैं कि 28 डे में जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और वहां पर वो लगभग 99.9% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। लेकिन क्या 28 दिन के बाद कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन होना बंद हो जाता है? नहीं। तो हम लोग इस 28 डे को ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका इंक्रीज होगा। इसीलिए हम लोग इससे कंपेयर करके देखेंगे। 28 डे मतलब उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, एफसीके से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उसके बाद और ज्यादा एक महीने बाद कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा। नहीं, ये वाला नहीं, एक महीने बाद नहीं, ये तो 28 दिन वाला एक महीने का ही स्ट्रेंथ है, तो इसको हम लोग 100% मान लिए हैं। वही बताया हूं मैं। 6 महीने में कितना स्ट्रेंथ करेगा? तो 6 महीने में 15% और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। जो भी उसका एफसीके होगा उससे 15% और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। 3 महीने में, अच्छा 3 महीने में 10%, 3 महीने को पहले बताना था मेरे को। 3 महीने में सिर्फ 10% ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। 6 महीने में 15% और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। 12 महीने में 20% ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही पूछता है कि 1 साल बाद जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लिया? तो 20% और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लिया है। फिर से बोल देता हूँ, एक महीने में आपका 100% जितना भी था, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ये 28 डे वाला हो गया ना, उसके बाद फिर 6 दिन में, सॉरी 3 मंथ में, 3 मंथ में आपका 10% ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। 6 मंथ में आपका कितना ज्यादा? 15%। और 20% ज्यादा एक साल में। इजी है, 10, 15 और 20। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन को ही अच्छे से सह पाता है, टेंशन स्ट्रेंथ को नहीं सह पाता है। तो इसलिए आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो केवल 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। फिर से बोल रहा हूँ, कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। जो भी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका केवल 10% या फिर 10 से 15% ही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट का। कौन कौन सा टेस्ट हो सकता है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकता है। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही हम लोग बेंडिंग या फिर रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फिर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद स्प्लिट, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है कंक्रीट का। कितना कितना होता है डायरेक्ट वैल्यू आपको बताया गया है। ये सब बिल्डिंग मटेरियल में मैं डिटेल में पूरा टेस्ट परफॉर्म करके बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज बस याद रखना है। 0.67 एफसीके जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका? कंक्रीट का। और कंक्रीट का जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 0.7 रूट ओवर एफसीके, जबकि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 0.5 रूट। ये देखो, ये रूट में है ना, ये सब रूट में है, जबकि फर्स्ट वाला क्या था आपका, उसमें रूट नहीं था, ये ध्यान में रखना। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.35 रूट ओवर एफसीके। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 में पढ़े थे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है करके। ठीक है, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से मिलेगा आपको? IS 456 2000 से मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 5000 रूट ओवर एफसीके मिलेगा। ये एक्चुअली में 5000 रूट ओवर एफसीके ये शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस मतलब यहाँ पर आप क्रीप को कंसिडर नहीं किए हैं। ठीक है, क्रीप को कंसिडर नहीं किए। क्रीप क्या होता है आगे बता रहा हूँ। अभी बस इतना याद रखना, ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पर ईसी से रिप्रेजेंट किए हैं। इसी को हम लोग EIT मतलब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। तो कंक्रीट का अगर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पूछे या फिर कंक्रीट का स्केंट मॉडुलस पूछे,
ठीक है, तो ये सब तीनों ही एक ही चीज है, ये 5000 रूट ओवर एफसीके ही होता है। एक बार और बोल रहा हूँ, कंक्रीट का स्केंट मॉडुलस, कंक्रीट का इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि तीनों ही आपका 5000 रूट ओवर एफसीके होता है। अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं बोला है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर लॉन्ग टर्म, तो आपको हमेशा 5000 रूट ओवर एफसीके ही लेना है, जो कि आपका 2000 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यही आपका 1978 के अकॉर्डिंग 5700 रूट ओवर एफसीके हो जाता है। अब ये क्योंकि पुराना वैल्यू है, 1978 के अकॉर्डिंग है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो पूछेगा वो 2000 के अकॉर्डिंग ही पूछने का चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है और स्केंट मॉडुलस क्या होता है, इसको थोड़ा सा ग्राफ में समझ लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड में जो ग्राफ बना है छोटा सा, इसमें क्या है आपको ब्लू कलर से बताया गया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ मान लेते हैं, ये कंक्रीट ही है। ठीक है, तो कंक्रीट का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया गया है। ठीक है, ये जो है आपका कर्व है, तो इस कर्व में ये जो है आपका इस ग्राफ में ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन को मान लेते हैं, ये जीरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ या फिर ओ से। तो इस ओरिजिन से जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप जा रहा है, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जा रहा है ओरिजिन से, ये जो जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जा रहा है ओरिजिन से, तो उसका जो स्लोप बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस ओरिजिन से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्लोप को ही हम लोग उसका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोलेंगे। जबकि स्केंट मॉडुलस क्या होता है, स्केंट मॉडुलस ये होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ है उसमें कोई सा भी पॉइंट लिया, मैं बीच में मान लेते हैं ये आपका पी पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन से यहाँ पर मैं मिला दिया। ठीक है, ओरिजिन से मिला दिया, मिलाने के बाद जो उसका स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केंट मॉडुलस बोलते हैं। ये कोई काम का नहीं है, नहीं समझ में आया तो भी कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्केंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एक ही वैल्यू होता है उनका, 5000 रूट ओवर एफसीके। थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि इम्पैक्ट लोड जहां पर ऑब्जर्व करना रहता है वहां पर हम लोग इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का यूज करते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को ही हम लोग डायनेमिक टेंजेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसको शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस क्यों बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम समय में, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि रात में आपका टेम्परेचर कम है तो दिन में ज्यादा रहेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। वैसे ही बोल सकते हैं श्रिंकेज के कारण, और श्रिंकेज में भी डिफरेंस आएगा टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो श्रिंकेज में भी डिफरेंस आएगा। तो श्रिंकेज भी एक प्रॉपर्टी है जो समय के साथ, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज होती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट के कारण भी चेंज होती है, ह्यूमिडिटी है तो श्रिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब चीज होता है। और फटीग जो होती है वो लोड डिपेंड, मतलब कि रिवर्सल ऑफ जो भी स्ट्रेसेस हैं, लोड जो होती है समय के साथ चेंज होंगी, तो उस लोड के चेंज होने के कारण क्या होगा, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज होगा। तो कुल मिला के टेम्परेचर समय के साथ, श्रिंकेज समय के साथ, फटीग भी आएगा समय के साथ, जिसके कारण मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई भी क्या होगा, चेंज होगा समय के साथ। ठीक है, आ गया समझ में, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, अब लॉन्ग टर्म क्रीप डिपेंडेंट होता है, मतलब कि क्रीप को कंसिडर किया जाएगा जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो उसको हम लोग बोल देंगे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था शॉर्ट टर्म वाला, उसमें 1 प्लस थीटा से क्या कर दिया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में बस आपको याद ये रखना है कि क्रीप को हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसके कारण जो भी क्रीप कोएफिशिएंट होता है 1 प्लस थीटा करके डिवाइड कर देते हैं। आप क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू भी कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। पहली बात तो ये समय के साथ, मतलब कि एज के साथ क्या होता है, इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, एज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपको टेबल में दिया गया है। क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू 7 दिन में 2.2 होता है, तो ये 28 डे में 1.6 मतलब कम हो जाता है, और एक साल आते आते 1.1 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि क्रीप कोएफिशिएंट डिक्रीजेस विथ टाइम या फिर एज, ये तो मैं आपको बताया ही हूँ। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज 0.0003। ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है।
श्रिंकेज स्ट्रेन की बात हो रही है, याद रखना यहाँ पर स्ट्रेन की बात नहीं हो रही है, कंक्रीट की स्ट्रेन नहीं, कंक्रीट के श्रिंकेज स्ट्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट का जो होता है 0.0003 होता है। यहाँ पर जोर दे के बोल रहा हूँ श्रिंकेज स्ट्रेन, क्योंकि आगे में आपको मैक्सिमम स्ट्रेन पूछता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉप फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन पूछता है, वहां पर मैं आपको इसके बारे में पूछूंगा कि कंक्रीट का श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है, तो वहां पर आपको बताना है कि 0.0003 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के भी टेस्ट होते हैं, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक होगा वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये टेबल को आपको याद रखना है, कम से कम आरसीसी का वैल्यू याद रखना है। क्या चीज है आपका एक्सपोजर कंडीशन, तो आपको पता ही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन होता है। इसके कारण आपको जो कवर होता है, मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं, इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 20 मतलब कि 5 के डिफरेंस में सॉरी मिनिमम कवर बोल रहा था मैं, मिनिमम ग्रेड ग्रेड बता चुका हूँ, M20, 25, 30, 35 एंड 40 होता है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो को आपको याद रखना है, नीचे से याद रख सकते हो आप लोग 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो, फिर उसके बाद 0.05 सब में बढ़ जाएगा 0.45, ये आपका 0.45 एक और रिपीट हो गया, फिर 0.5, 0.55, तो 0.4 के बाद 0.45 हुआ, लेकिन उसके बाद 0.45 फिर रिपीट हो गया, फिर 0.5 एंड 0.55। ठीक है, डिफरेंस जो है 0.05 का है, लेकिन एक जो है रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब कौन सा रिपीट हुआ आपका, सीवियर और एक्सट्रीम वेरी सीवियर, दोनों के लिए आपका वाटर सीमेंट रेशियो सेम होगा। किसके लिए, आरसीसी के लिए पढ़ रहे हैं अभी। ये क्या था आपका मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो तो याद रखना, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब समझते हो ना, वाटर और सीमेंट के बीच में जो रेशियो होगा वो वाटर सीमेंट रेशियो होता है बिल्डिंग मटेरियल में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर से मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, याद रखना मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग आरसीसी के लिए बता दिए, वरियस जो भी एक्सपोजर कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग। अब देखो पूछ रहा है सीमेंट कंटेंट के बारे में, मिनिमम याद रखना, मिनिमम सीमेंट कंटेंट के बारे में पूछ रहा है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट वेरियस एक्सपोजर कंडीशन में कितना होता है, तो 300, 300, 320, 340, 360 ऐसे ही याद रखना तो याद होगा। 300, 300, 320, 40 और उसके बाद 60। ठीक है, 300, 300, 320, 340 और 360, यही का यही याद रखते जाओ। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब पीसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है, माइल्ड के केस में हम लोग स्किप करते हैं, और M15, फिर 20, 20, 25, 20 रिपीट हो रहा है यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो रिपीट हुआ था आरसीसी में, और वहीं पर यहीं पर सीवर और वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में आपका ग्रेड रिपीट हो रहा है, मिनिमम ग्रेड M20 ही होगा दोनों के लिए। ठीक है, M20 ही होगा, 15, 20, 20 एंड 25। अब वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4 से इसमें भी स्टार्ट होगा। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो चाहे आरसीसी हो पीसीसी हो दोनों के लिए सेम होगा। ये कौन सा है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की बात हो रही है, 0.4। उसके बाद 0.4 के बाद आप जाएंगे 0.45 में, 0.45 के बाद जाएंगे 0.5 में, 0.5 के बाद सीधा आ जाते हैं 0.6 में। मतलब यहाँ पर आपका 0.05 का डिफरेंस नहीं है, सीधा 0.1 का डिफरेंस आ गया, और ये रिपीट हो गया आपका 0.6। फिर से बोल रहा हूँ, 0.4 के बाद 0.45, 0.45 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0.6, फिर 0.6। ठीक है, उसके बाद फिर आप मिनिमम देखो, याद तो रखना ही है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी आपको याद रखना है, लेकिन पहले जो है आपको आरसीसी याद रखना ही पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये याद हो जाता है तो फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी याद रखना। इसमें आपको याद रखना है 220, 40, उसके बाद 50, 60, 80। ठीक है, 220, 240, उसके बाद 250, 260, 280। ये क्या चीज है, आपका सीमेंट कंटेंट के बारे में बता रहा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट के बारे में बता रहा है, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए इन जो भी डिफरेंट कंडीशंस है उसके लिए। फिर से बोल रहा हूँ, 320, 340, 350, 60, 80, जबकि आरसीसी के लिए क्या था, 300 से स्टार्ट हुआ था, 300, 300, 320, 40, 60। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में आपको दिया गया है कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट एज पर दी IRC 456 कितना होता है, 450 केजी पर। मैक्सिमम लिमिट भी बता दिया आपको कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है वो कितना होना होता है,
450 kg पर मीटर क्यूब होता है। मिनिमम हम लोग टेबल से देख लिए और मैक्सिमम आपको यहाँ पर बता दिया है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पर वन बैग ऑफ दी सीमेंट, मतलब कि एक बैग सीमेंट में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। M15 के लिए 32 लीटर, M20 के लिए आपका 30 लीटर। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें ज़्यादा डीप में आप नहीं जाना, वाटर सीमेंट रेशियो से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फैक्ट है, याद रखना है। M15 मिक्स अगर रहेगा तो आपको 32 लीटर वाटर की जरूरत पड़ेगी एक बैग सीमेंट के लिए। बोला है ना वाटर रिक्वायर्ड पर वन बैग ऑफ दी सीमेंट 32, और 30 लीटर की जरूरत पड़ेगी M20 के लिए। ठीक है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। M15 के लिए 32, M20 के लिए 30 लीटर। उसके बाद देखते हैं वे बेचिंग या फिर वेट बेचिंग एंड वॉल्यूम बेचिंग। ठीक है, इन दोनों में से किसको प्रेफर किया जाता है? वेट बेचिंग को प्रेफर किया जाता है बोल रहे हैं। अब ये बेचिंग क्या होता है? तो बेचिंग में हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको रखते हैं, लाके मिलाते नहीं है, सिर्फ इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कलेक्ट करने का दो मेथड होता है, वेट बेचिंग और वॉल्यूम बेचिंग। इसमें मैं बताया था वॉल्यूम बेचिंग जो होता है बिल्डिंग मटेरियल में सब पढ़ चुके हैं। जो वॉल्यूम बेचिंग होता है वो स्मॉल स्केल वर्क के लिए होता है, जबकि वेट बेचिंग जो होता है लार्ज स्केल वर्क के लिए होता है। एग्जाम्पल भी मैं दिया था, बढ़िया समझाया था। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसमें से यही बोल रहा है वेट बेचिंग को प्रीफर करते हैं। 7 डे स्ट्रेंथ वुड बी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द 28 डे स्ट्रेंथ। ये तो आपको पता ही होगा कि 7 दिन में जो इतना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो 66% ऑफ क्या होता है, 66.66 या फिर 67% ऑफ क्या होता है 28 डे के स्ट्रेंथ के होता है क्यूब के। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्यूब के क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है? तो साइज फैक्टर होता है। क्यूब का साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, क्यूब का साइज कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्यूब का साइज जब कम होगा तो उससे क्या होगा, होमोजेनिटी आएगा, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो कुल मिला के बेटर क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो वही बोल रहा है कि एज अ साइज ऑफ द क्यूब डिक्रीजेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे कि आपका 100 mm का क्यूब का साइज जो होता है ना, वो 150 mm क्यूब के कंपेरिजन में 5% ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका। ये डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, कहाँ से आया उतना जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फैक्ट को याद रखना। ठीक है, क्योंकि आईएस कोड में जो चीज दिया है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आधे से ज्यादा जो आरसीसी में चीज है वो आईएस कोड का ही है। ठीक है, तो 100 mm साइज का जो क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है वो 5% ज्यादा होता है, जबकि शेप जो होता है वो भी क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है। जैसे कि जो क्यूब है या फिर जो मोल्ड है, मोल्ड का साइज शेप जो है वो क्यूब ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, मोल्ड का शेप दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि आप सिलेंड्रिकल शेप का क्यूब, सिलेंड्रिकल शेप का मोल्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, क्यूबिकल शेप के कंपैरिजन में सिलेंड्रिकल शेप का जो बनेगा मोल्ड या फिर जो भी सैंपल बनेगा उसका स्ट्रेंथ अलग होगा। तो वही चीज बताया है कि स्टैंडर्ड जो सिलेंडर जो रहता है, जो सिलेंडर मोल्ड रहता है उसका साइज जनरली 15 mm का डायमीटर होता है, लेकिन हाइट उसका 30 सेंटीमीटर का होता है। तो ऐसे मोल्ड से जो बना सैंपल होगा उसका स्ट्रेंथ 80% ऑफ क्या होता है, क्यूब के स्ट्रेंथ के होता है। 80% मतलब कम होता है ना, याद रखना 80% होता है। किसका 80%? जो क्यूब का जो स्ट्रेंथ मिलता है अपने को 150 mm साइज का जो क्यूब रहता है उसके स्ट्रेंथ के। सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो भी आपका कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ जो हो जाता है वो कम हो जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा कंक्रीट का। जैसे कि 1 है तो 1 में कुछ भी स्ट्रेंथ आ रहा हो, सिलेंडरनेस रेशियो अगर 1 है तो मान लेते हैं कुछ भी स्ट्रेंथ आ रहा है, तो 2 आएगा तो स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो 3 करोगे तो और ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, 4 करोगे तो और ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना जो नोट में आगे लिखाया हूँ, इस 4 से ज्यादा बढ़ाओगे ना सिलेंडरनेस रेशियो, तो उसके बाद अब कंक्रीट का स्ट्रेंथ अब कांस्टेंट रहेगा और ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं लिखा हूँ कि इंक्रीज ऑफ द सिलेंडरनेस रेशियो बियॉन्ड 4। ठीक है ना, बियॉन्ड 4 से भी ज्यादा जब आप सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ाएंगे तो अब जो स्ट्रेंथ है वो अबाउट 0.67 एफसी के ही मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा उसके बढ़ाते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि और कम होते जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड 0.67 एफसी के। एक्चुअली में क्या होता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है वो हम लोग 0.67 एफसीके निकालते हैं ना। ये 0.67 एफसीके क्यों लिखते हैं,
मतलब जो 33% स्ट्रेंथ गेन रहता है उसको कम कर देते हैं, और इसी को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 0.67 यानी 67% जो भी एफसीके होता है वो लेते हैं। ठीक है, ये मात्र एक रीजन है, और दो रीजन और है इसके। 67% ही तो है ना, 0.67 मतलब 67% ऑफ एफसीके। ठीक है, एक रीजन तो ये था सिलेंडरनेस रेशियो, और दूसरा रीजन और क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज कंसिडर्ड एज 0.67 एफसीके इंस्टेड ऑफ एफसीके। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सपांसन जॉइंट क्या होता है। तो एक्सपांसन जॉइंट जो होता है, एक्चुअली में एक्सपांसन गेप प्रोवाइड करना पड़ता है अपने को हर 45 मीटर के लेंथ के बाद। ठीक है, उसी को हम लोग एक्सपांसन जॉइंट बोलते हैं, और ये जरूरी होता है। स्ट्रक्चर मोर देन लेंथ 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर शुड बी डिजाइंड विथ वन और मोर एक्सपांसन जॉइंट। मतलब आपको यहाँ पर से सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस जो भी स्ट्रक्चर है वो बीम हो सकता है, और या फिर स्लैब हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है जिसका कंस्ट्रक्शन आरसीसी के हो रहा है, के थ्रू हो रहा है, या फिर कंक्रीट के थ्रू हो रहा है। तो वहां पर हम लोग 45 मीटर के बाद एक्सपांसन जॉइंट जरूर प्रोवाइड करेंगे। उससे कम डिस्टेंस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 45 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस में कभी भी एक्सपांसन गेप या फिर जॉइंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपांसन अगर होगा हमारा स्ट्रक्चर टेम्परेचर के कारण तो क्या हो जाएगा, फेलवर हो जाएगा, क्रेक हो जाएगा, अगर एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड नहीं किए हो तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए जो भी था किसके बारे में। फिर से मैं एकदम शुरू में जा रहा हूँ, स्टार्टिंग पेज में। तो यहाँ पर मैं बताया था कि कंक्रीट जो होता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एड मिक्सर से मिलके बनता है करके। ठीक है, कंक्रीट मतलब, तो इसमें सीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एड मिक्सर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। बचा क्या है आपका, ये तो हो गया पीसीसी के लिए, लेकिन आरसीसी में इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, और वो क्या है आपका रेनफोर्समेंट। अब ये रेनफोर्समेंट मतलब कुल मिला के स्टील। अब स्टील के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा मेरे को लग रहा है कि कम ही रखते हैं ड्यूरेशन क्लास का। ठीक है, कल मैं और डिस्कस करूंगा स्टील के बारे में, और आगे का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।